अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। काबुली चना की वैज्ञानिक तरीके से खेती पर जानकारी, सर्दियों में मुर्गियों की देखरेख प्रबंधन पर खास प्रस्तुति, दुधारू पशुओं में परजीवियों की समस्या एवं उसका समाधान। हमारे हरियाणा राज्य में जो किसान काबुली चना की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी फसल से अधिक लाभ तभी मिल सकता है जब किसान उन्नतशील किस्मों के साथ साथ फसल की बुआई वैज्ञानिक तकनीकों को ध्यान में रखकर करेंगे। तो कौन कौन सी है वो वैज्ञानिक तकनीक, इस पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के दलहन विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी सहारन। अन्नदाता कार्यक्रम में आज हम किसानों को रूबरू करवाएंगे काबुली चना की खेती से। इस बारे में हम चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के दलहन विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी सहारन से जानेंगे कि किसान किस प्रकार से काबुली चने की खेती करें। जी डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए कि किस प्रकार से किसान अपना खेत तैयार करे काबुली चना की पैदावार के लिए। हाँ जी, खेत की तैयारी के लिए मैं किसान भाइयों को यही राय देते हैं कि हल्की दोमट से दोमट मिट्टी होनी चाहिए और उसके लिए पहले हैरो चलाएं, फिर कल्टीवेटर, फिर सुहागा लगा के तैयार करें। और तैयार करते समय उसमें खाद की मात्रा 6 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़, 16 किलो P2O5 फास्फोरस प्रति एकड़, 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ डाल देना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो प्रति एकड़ के अंदर किसानों को कितना बीज डालना चाहिए और किस किस वैरायटी का बीज डालना चाहिए? शुरू में किसान भाइयों को मैं काबुली चने की वैरायटियों के बारे में बताऊंगा। हमारी 2 वैरायटी हैं। एक है हरियाणा काबुली चना काबुली नंबर 1 HK1, दूसरी है हरियाणा काबुली नंबर 2। हरियाणा काबुली नंबर 2 उसके लिए सिंचित और बरानी क्षेत्र के लिए है। काबुली नंबर 1 बरानी क्षेत्र के लिए है। और इनकी बीज की मात्रा 32 किलो हरियाणा काबुली नंबर 1 के लिए, 36 किलो हरियाणा काबुली नंबर 2 के लिए, क्योंकि हरियाणा काबुली नंबर 2 HK2 हमारी बोल्ड सीडेड वैरायटी है। दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि इनका बिजाई का समय अक्टूबर के लास्ट वीक से लेके नवंबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह तक बिजाई कर देनी चाहिए दोनों काबुली चनों। अगर बात की जाए काबुली चने के बारे में तो इसके अंदर डॉक्टर साहब हमें किस किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए? इसमें खरपतवार कब आती है और उसको निकालने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जहाँ तक खरपतवार का सवाल है, इसके लिए निराई गुड़ाई हो जानी चाहिए और खेत पहले अच्छे से तैयार हो तो बहुत अच्छा रहेगा। खरपतवार के लिए निराई गुड़ाई काफ़ी रहेगी। अब डॉक्टर साहब से आप किसान भाइयों को ये भी बताइए कि किस प्रकार से इसके अंदर हमें दवाई का छिड़काव वगैरह करना चाहिए। जहाँ तक इस चने में बीमारियों का पर्सन है, इसमें 2 ही बीमारी देखी गई हैं। एक तो विल्ट
जो उखेड़ा रोग, दूसरा है आपका गल सड़न रोग। लेकिन हमारी जो किस्में हैं दोनों की दोनों ये रोग रोधी किस्में हैं, इसलिए हम सिफारिश किसानों को करते हैं कि यही काबुली चने की यही किस्में बीजी जानी चाहिए। और प्रथम पानी कब देना चाहिए और इसके बाद सेकंड पानी कितने दिनों के अंतराल में देना चाहिए? दवाइयों की तो चने में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जहाँ तक सिंचाई की बात है, पहला पानी जब फ्लावरिंग शुरू हो, फ्लावर बनने शुरू हो, उस समय देना चाहिए। और दूसरा पानी जब टाट लगते हैं, हरी कंडीशन में हो, जब पानी लगाना चाहिए। दोनों हरियाणा काबुली नंबर 1 और काबुली नंबर 2 के लिए। पैदावार का जहाँ तक सवाल है, हरियाणा काबुली नंबर 2 देता है 7 से 8 क्विंटल और हरियाणा काबुली नंबर 1 देता है 7.5 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार हो जाती है। अन्नदाता कार्यक्रम में आने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर आरपी सहारन जो हमें दे रहे थे काबुली चने की बिजाई के बारे में पूरी जानकारी। आगे भी इस प्रकार से हम अन्नदाता के अंदर अपनी नई जानकारियों के साथ आते रहेंगे। हिसार से कैमरामैन सुरेंद्र के साथ बंशीधर, ETV हरियाणा। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। हरियाणा में अगले 3-4 दिनों में मौसम आमतौर पर वैसे खुश्क रहेगा और सोमवार के बाद में थोड़े आंशिक बादल आ सकते हैं, क्योंकि 22 के बाद में पश्चिम विक्षोभ के एक प्रभाव आ सकता है जिससे आंशिक बादलवाई होगी। बारिश की अभी कोई 25 तारीख तक कोई संभावना नहीं बन रही है। तो और मौसम में तापमान में थोड़ी गिरावट जारी रहेगी, रात्रि तापमान में खास तौर पर, जो टेम्परेचर 8 डिग्री तक भी पहुंच सकता है, जो अभी 10 के आसपास 9.8 आज का तापमान है। और ये अगले 2-3 दिनों में और गिरावट आएगी, परंतु जैसे ही 23 तारीख के आसपास जो बादलवाई आएगी उससे तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकेगी। और अभी किसान भाइयों को यही सलाह दी जाती है कि एक तो वो गेहूं की बिजाई के लिए अनुकूल मौसम है और तापमान बिल्कुल सामान्य है, और वो किसान भाई गेहूं की बिजाई अगेती किस्मों के साथ पूरी करें। और सरसों की बिजाई का समय पूरा हो गया है और अभी जो सरसों समय पर बोई गई थी या अभी बोई हुई है उस पर निराई गुडाई करें और यदि आवश्यक हो तो पानी लगाएं। और अन्य फसलों में अभी वैसे कोई धुंध की इतनी ज़्यादा संभावना नहीं बन रही है और धुंध का फसलों पर कोई से विशेष प्रभाव अभी नहीं पड़ेगा। पशुओं के लिए वैसे तो उसमें हम तो यही कह सकते हैं कि तापमान में थोड़ी गिरावट आने की संभावना को देखते हुए शाम के टाइम में पशुओं को अंदर बांधे, रात्रि को पशुओं को पशुशाला के अंदर ही बांधे, क्योंकि तापमान में गिरावट लगातार बन रही है और अगले 2-3 दिनों में तापमान में गिरावट रहेगी, इसलिए पशुओं को पशुशाला में बांधे और उनको खनिज मिश्रण 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रति पशु अवश्य दें और पशुओं को हरा चारा देते रहे। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, कितना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
प्रदेश के जो किसान खेती के साथ साथ मुर्गी पालन सह व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो इस व्यवसाय से अधिक लाभ तभी ले सकते हैं जब वो इनका प्रबंधन मौसम के अनुसार करें। तो सर्दी के मौसम में मुर्गियों की देखरेख और उनका प्रबंधन किस तरह से करना है, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर GR बंसल से। जैसा कि देखने में आ रहा है, धीरे धीरे करके वातावरण में बदलाव हो रहे हैं, सर्दी बढ़ती जा रही है, दिन में जो सूरज की चमक है वो भी लगभग कम होती जा रही है, जिसकी वजह से दिन का टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। ऐसी स्थिति में पक्षियों को, मुर्गियों को सर्दी लग सकती है और कोल्ड स्ट्रोक की वजह से उनकी मृत्यु हो सकती है। इससे बचाने के लिए हमें जो मुर्गी फार्म है उसके चारों तरफ कर्टेन्स या गनी बैग्स डाल देने चाहिए, जिससे कि हवा का सीधा प्रभाव अंदर न जाए। कोशिश ये रखना चाहिए कि ठंडी हवा कम से कम या न के बराबर मुर्गी फार्म के अंदर जाए और मुर्गी फार्म की जो स्मेल है वह ऊपर से निकल भी जाए, एवं बल्ब 200 वाट के या हेलोजन से कमरे के तापक्रम को मेंटेन करना चाहिए, जिससे कि सर्दी का प्रकोप न बढ़े। अगर लगता है कि सर्दी ज़्यादा है, सूरज की किरणें उतनी नहीं मिल पा रही हैं, ऐसी स्थिति में हमें बल्ब 20 घंटे और 22 घंटे के आसपास भी जलाएं तो भी ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अगर सर्दी बढ़ी तो मृत्यु होने की संभावना ज़्यादा है, जिससे हमें नुकसान होगा। लेकिन गर्मी प्रॉपर मिलती रहेगी तो सर्दी की वजह से मृत्यु नहीं होगी। रख रखाव तो हमने बताया, पानी, दाना यह भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमने देखा है क्षेत्र में जाके कुछ किसान भाई बाहर रखा हुआ पानी उठा करके और अंदर उन्होंने रख दिया उसमें, जिसका दुष्परिणाम ये होता है कि ठंडा पानी या तो बर्ड्स पीते नहीं हैं या फिर पीते हैं तो उन्हें सर्दी लग जाती है, जिसकी वजह से मृत्यु का कारण एक बनता है। मेरा सुझाव ये है कि आप ताज़ा पानी जो हल्का सा गुनगुना सा महसूस होता है, यह ज़मीन से निकला हुआ बोर का पानी सुबह रखें, दिन में रखें, और रात्रि के समय जब हम फाइनल रखते हैं उस समय पर भी बोर का पानी हम रखें। हम देखेंगे अगर रूटीन में इस तरीके से हम रखते हैं तो हम ये देखेंगे कि बर्ड्स जब हम पानी रखते हैं उस समय ज़्यादा पीते हैं और उसके पश्चात धीरे धीरे करके जब पानी ठंडा हो जाता है तो बर्ड्स उस पानी को, ठंडे पानी को नहीं पीते। तो बर्ड्स भी बहुत कुछ स्वयं से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर ही ठंडा पानी देंगे तो मजबूरी बस बर्ड्स को पीना पड़ेगा, जिससे उन्हें सर्दी लगेगी। पानी के साथ साथ दाने में भी हल्का सा बदलाव आवश्यक है, जिसमें हम मक्का या सोयाबीन के दाने की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे उनको ताकत मिलती है। हमारे राज्य के ज्यादातर किसान गाय और भैंस का पालन करते हैं, लेकिन इन दुधारू पशुओं में परजीवियों की समस्या अधिकतर देखने को मिलती है। तो दुधारू पशुओं में इन परजीवियों के नियंत्रण हेतु कृमिनाशन आप किस प्रकार से करेंगे, इसकी विस्तार से जानकारी दे रहे हैं एक पशु चिकित्सक डॉक्टर NC पुरोहित। मैं आपको पशुओं में बाह्य और आंतरिक परजीवियों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। बाह्य परजीवी जैसे चिचड़ी, जुएं, टिक्स, लिखे इत्यादि, और आंतरिक परजीवी मतलब टेपवर्म,
राउंड वर्म, फ्लैट वर्म और लीवर फ्लूक के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। अक्सर ये देखा गया है कि पशुपालक इन चीज़ों के प्रति लापरवाह रहते हैं और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालक बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी के प्रति लापरवाह रहते हैं, जिससे उनका दूध उत्पादन प्रभावित होता है, मांस उत्पादन प्रभावित होता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी इन बाह्य परजीवियों के और आंतरिक परजीवियों के काटने से या इनके उससे होती है। बाह्य परजीवियों के काटने से मुख्यतः रेड वाटर मतलब पेशाब लाल तरह का आना, बाइबेसिया, थैलेसीमिया इत्यादि बीमारी बाह्य परजीवियों के कारण होती है और आंतरिक परजीवियों के कारण लीवर फ्लूक, पशु का लगातार कमजोर होना, उसका दूध उत्पादन लगातार गिरना, ये होता है। इन सब चीज़ों की वजह से पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है और कई बार इन गंभीर बीमारियों की वजह से पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। अतः मैं चाहता हूं कि ये एक गंभीर समस्या है और पशुपालक इसके प्रति जागरूक हो और पशुओं को बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी की से मतलब रोकथाम के मैं उपाय बताता हूं, ये उपाय करें। सबसे पहले हम बाह्य परजीवियों की बात करते हैं। इसमें चिचिड़े होती है, जुएं होती है, टिक्स होती है। ये पशुओं के बाहरी चमड़ी पर चिपकी रहती है, उनका खून चूसती रहती है और विभिन्न प्रकार के बीमारियों के लिए जिम्मेदार होती है। इनकी रोकथाम के लिए हमें चाहिए कि पशुओं के ऊपर समय समय पर बाह्य परजीवी नाशक जो दवाइयाँ पशु चिकित्सक की सलाह से उनका नियमित रूप से छिड़काव करते रहें और पशु जहाँ बांधते हैं अपन उस जगह भी ये चीज़ें छींटते रहें, क्योंकि चिचिड़े और जुएं और ये ज़मीन पर अंडे देती है और ऊपर आकर पशुओं का खून चूसती है, तो इससे उनके अंडे लार्वा सब ज़मीन पर ख़त्म हो जाएंगे। तो पशुओं के ऊपर के अलावा जहाँ पशुओं का प्रबंधन होता है, जहाँ उनको बांधते हैं, उस जगह पर भी ये दवाई का नियमित रूप से छिड़काव करें। कई बार देखा गया है कि पशुपालक जो खेतों में फसलों पर डालने वाली जो कीटनाशक रहती है उनका छिड़काव पशुओं पर कर देते हैं, जिससे उनको मतलब नुकसान होता है, पशुओं पे वो रिएक्शन करती है, पशुओं की इवन कितनी बार पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। तो पशुपालकों को चाहिए कि पशु चिकित्सक की सलाह से ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करें, उनके द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार ही उनके शरीर पर उनको लगाए। जो भी पशुओं की स्थिति परजीवियों के हिसाब से देखकर पशु चिकित्सक आपको सलाह दे उसका इस्तेमाल करें। उससे पशुओं का निरीक्षण नियमित रूप से करते रहें और जैसे ही परजीवी दिखाई दे उन पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और पशुओं को बाह्य परजीवियों से मुक्त करें। हम आंतरिक कृमि की बात करें तो ये आंतरिक कृमि तो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। ये मुख्य रूप से गंदा पानी पीने, दूषित चारा खाने से पशुओं में होते हैं। आंतरिक परजीवियों में राउंड वर्म, फ्लैट वर्म, टेप वर्म, हुक वर्म और लीवर फ्लूक के कृमि पाए जाते हैं। इनके कारण पशुओं में मुख्य लक्षण इनके ये हैं, पशु नियमित रूप से कमज़ोर होते जाते हैं, उनकी चमड़ी की चमक होती जाती है, दूध उत्पादन लगातार गिरता जाता है, पशु पतला गोबर करते हैं और धीरे धीरे चारा पानी उनका कम होता जाता है। इसके लिए पशुपालकों को चाहिए कि अपने समस्त पशुओं का डिवर्मिंग नियमित समय पर और नियमित अंतराल पर पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार करवाते रहें और समस्त पशुओं का कराएं, चाहे वो छोटे बछड़े हों, गाय भैंस हो, बकरे बकरी हो, पाड़े पाड़ी हो, समस्त प्रकार के पशुओं का नियमित समय पर नियमित अंतराल पर पशु चिकित्सक की सलाह अनुसार डिवर्मिंग करवाएं। देखा गया है कि 1 से 1.5 माह के जो छोटे बछड़े बछड़ी और भैंस के बच्चे होते हैं उनमें कृमि ज़्यादा रूप से पाए जाते हैं और उनकी मृत्यु का मुख्य कारण वो कृमि रहते हैं। तो पशुपालकों को चाहिए कि उन छोटे बछड़ों के पालन पोषण पर भी विशेष ध्यान दें और उनका डिवर्मिंग जब तक वो 6 महीने के नहीं हो प्रति माह करवाएं। यदि बछड़ों की मृत्यु हो जाती है तो फिर पशु दूध देने में आनाकानी करते हैं, जिसके कारण पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। आंतरिक परजीवियों के लिए विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ विभिन्न रूपों में उपलब्ध है, पाउडर फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और इंजेक्शन के रूप में, जिनमें एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, प्रिप्राजिन और आइवरमेक्टिन ये समस्त प्रकार की दवाइयाँ पशु चिकित्सक की सलाह से लेने और उन दवाइयों का उचित मात्रा में और उचित समय के अंतराल पर पशु चिकित्सक की सलाह से उनका उपयोग करें और पशुओं में होने वाले नुकसान से पशुपालक बचे। बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवियों के होने का मुख्य कारण हमारी लापरवाही और हमारा प्रबंधन है। हम पशुओं को प्रबंधन में हम ये ध्यान रखें, उनको दूषित पानी न पिलाएं, दूषित चारा न खिलाएं और उनकी रखरखाव और व्यवस्था इस प्रकार की हो कि पशु इन चीज़ों से बचते रहें।
जिन पशुओं पर बाह्य परजीवियों और आंतरिक परजीवियों का अतिक्रमण या संक्रमण ज़्यादा है, उन पशुओं को दूसरे पशुओं से अलग बांधें, क्योंकि ये एक पशु से दूसरे पशु पर बैठते हैं और उनको संक्रमित करते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से जुड़ा होता है। जब बात हो दिल जीतने की तो लजीज पकवान बड़ा कारगर सिद्ध होता है। घर पे मेहमान आए हों या कोई खास मौका, ऐसे में लाजमी है बात होती है पकवान की, स्वाद की और परोसने की। तब एक ही नाम जहन में आता है, रसोई से। देखिए रसोई से। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। किसान भाइयों, मेरा नाम लोभी राम है। मैं जिला चंबा, तहसील चूरा, गांव सेकुठी का रहने वाला हूं। ये हमारी जो है ये हिंदी का नेम, जो हमारा लोकल नेम है, इसको जंगली गेंदा बोलते हैं। दूसरा अंग्रेजी का नाम इसका टेजिटिस मायूटा है। तो इसका हम खेती करते हैं। इसके कम से कम कोई आल विश्व में 25 कंट्रियाँ खेती करती है। हमारे हिंदुस्तान में भी काफ़ी इसकी खेती होती है। तो हमने 2-3 साल हुए इसकी खेती करते हुए काफ़ी पैसा कमा रहे हैं हम। किसान भाइयों, हमने इसकी जो खेती की शुरुआत की, हमने ये 2013 में इसकी शुरुआत की। हमने इसका सीड जो है वो यूनिवर्सिटी से, पालमपुर यूनिवर्सिटी से मंगवाया था। आजकल जो हम इसकी खेती जो है हम काफ़ी ज़ोरों पर कर रहे हैं। तो इसका तेल की काफ़ी डिमांड है। पिछले साल भी हमने काफ़ी तेल निकाला, 40 किलो तेल हमने बेचा इसका और अच्छा दाम हमें प्राप्त। किसान भाइयों, इसका जो खेती करने का तरीका है, जैसे हम मक्की के लिए, गेहूं के लिए खेत तैयार करते हैं, उसी तरह इसका खेत जो है वो तैयार करना। 2-3 बार हल चला करके इसमें गोबर की खाद डाल करके फिर इसको लाइनों में लगा करके 2-3 फुट का गैप दे करके लाइनों में लगा करके इसकी खेती की जाती है। जब जर्मिनेशन हो जाती है, इसके पौधे उग जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा हमारे पास पानी अवेलेबल हो तो पानी हमें सिंचाई इसकी करनी पड़ती है। और इसकी निदाई गुडाई जो है कर दी तो अच्छी, अगर नहीं भी की तो फिर भी ये फसल अच्छी हो जाती है। और ये अब अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में इसकी हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं। इसका तेल अब निकालने के योग्य हो गया ये फसल। किसान भाइयों, जब ये हमारा पौधा अब तैयार हो जाता है तो इतनी टहनी हम इसका काट लेते हैं। तो सारे पौधों की इतनी टहनी काट करके हम इसका ऑयल निकाल लेते हैं और ऑयल हम फिर मार्केट में बेच देते हैं और हमें अच्छे इसके दाम मिल जाते हैं। अच्छा, रही बात दूसरी मार्केटिंग की, तो इसका
मार्केट रेट हमें काफ़ी अच्छा मिलता है। बड़े बड़े शहरों में इसकी डिमांड है, विदेशों में डिमांड है इसकी, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास भेजते हैं हम इसका ऑयल और हमें अच्छे दाम मिल जाते हैं। इसकी खेती जो है ये 1 हेक्टेयर में लगा करके रखी हुई है, तो इसका हमारे पास कच्चा माल कम से कम कोई 100 क्विंटल निकल आ जाएगा। इसका ऑयल जो है हमारे पास 40 केजी निकल आएगा, जिसका हमें दाम 1 किलो का 10-12 हज़ार रुपये मिल जाएगा। तो हमारी इनकम ये 4-5 लाख रुपये आ जाएगी। किसान भाइयों, इसके लिए हमारे से कोई भी किसान भाई मदद लेना, किसी प्रकार की मदद भी लेना चाहता है, हमारे पास सीड भी उपलब्ध है, इसकी जानकारी भी उपलब्ध है, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम हुसैन मोहम्मद, गांव बाग, डाक खाना से कोठी, तहसील चुराह, जिला चंबा का स्थायी निवासी हूँ। मैं कोई 15-16 साल से ही खेतीबाड़ी का काम शुरू किया है। अभी मैं जोई घास की बिजाई कर रहा हूँ। पहले हम इसको रटाई करते हैं और उसके बाद हम फिर ये कूड़ा करकट वगैरह इकट्ठा करके एक जगह में आग की वजह से फूंक देते हैं और उसके बाद हम इसमें अपने गोबर की खाद को इसके ऊपर डालते हैं और उस यानी कि ये जो यूरिया वगैरह खाद है इसको हम नहीं डालते हैं और अपनी खुद बनाई हुई गोबर की खाद इसमें डालते हैं। 1 बीघा में 5 या 7 किलो भी लगता है। बीज को हम छट्टा मार के खेतों में डाल देते हैं और बीज की बिजाई करते हैं। और किसान भाइयों, ये 3 महीने के बाद हमारी फसल तैयार हो जाएगी। जब बर्फ़ पड़ती है तो कोई फसल यहाँ उपजाऊ नहीं रहती है। इसके अलावा पशु के चारे के लिए हम इस घास को उगाते हैं। इस घास को हम 1 बीघे में 5 किलो डालते हैं और ये 2 महीने बाद, 2 या 3 महीने बाद, ये जनवरी-फरवरी में हम इसकी कटाई करते हैं और अपने पशुओं को खिलाते हैं। इसकी खेती के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक कृषि वैज्ञानिक से। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेंदा फूल की वैज्ञानिक तरीके से खेती पर जानकारी। बैगन की फसल से किसान ने लिया अच्छा उत्पादन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। खबर ही जीवन है।